Hello students, today I am here with a new chapter, that is solid state. As you know, the basic properties of solids, they are having strong intermolecular force, they are rigid, incompressible, there is very least distance between the particles. These all are the basic properties which you have done in the class 9th also. We will move with the first topic, that is amorphous and crystalline solid. I have drawn the structure of amorphous and crystalline solid. This is structure of crystalline solid, this is structure of amorphous solid. आपको इसमें दिख भी रहा है कि amorphous solid में the structure is regular throughout. These dots are the constituent particles. There is regular arrangement of constituent particles. Constituent particles क्या होते हैं? जिनसे solid बनता है. जैसे अगर हम कहें सोडियम क्लोराइड, इन सोडियम क्लोराइड constituent particles are sodium and chlorine ions. तो ये डॉट से हम constituent particles की अरेंजमेंट शो करना चाह रहे हैं. अरेंजमेंट जैसी इधर है वैसी ही अरेंजमेंट इधर शो की है, वैसी ही अरेंजमेंट इधर. मतलब हमने सिंपली हेक्सागोनल रिंग बना के शो की है अरेंजमेंट कि हेक्सागोनल रिंग यहाँ बन रही है कॉन्स्टेंट पार्टिकल से, हेक्सागोनल रिंग यहाँ, हेक्सागोनल रिंग यहाँ, और सेम सारे सॉलिड में हम कह रहे हैं अरेंजमेंट एक जैसी है. बट अगर क्रिस्टलिन सॉलिड में हम देखें तो अरेंजमेंट इरेगुलर रहेगी. देयर इज़ इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. देखिए आप, सिर्फ हमने ये दो यूनिट्स हेक्सागोनल शो की हैं और यूनिट्स कुछ भी हम बना सकते हैं. तो हम ही शो करना चाहते हैं इसमें कि देयर विल बी इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कैसी भी अरेंजमेंट रहेगी. नेक्स्ट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट रहेगी तो फोर्स सारे सॉलिड में एक जैसा रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी फोर्स थोड़ी ज़्यादा होगी या कहीं फोर्स थोड़ी कम होगी. सारे सॉलिड में फोर्स एक ही तरह की होगी. तो इनमें हम कहेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा. शार्प मीन्स कि अगर मैं कहूँगी 90 डिग्री सेल्सियस तो 90 डिग्री सेल्सियस पर सारा सॉलिड मेल्ट कर जाएगा. एंड दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि इसमें फोर्सेस कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी. जहाँ कांस्टेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. जहाँ अरेंजमेंट थोड़ी रिजिड है, जहाँ अरेंजमेंट थोड़ी अच्छी है, वहाँ फोर्सेस स्ट्रॉन्ग रहेंगी. जहाँ अरेंजमेंट थोड़ी वीक सी है, फोर्सेस वीक सी हैं, तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा. तो इसलिए दे विल मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई एक जनरल टेम्परेचर का एग्जांपल लूँ तो 110 to 112 डिग्री, तो मतलब 2 डिग्री की रेंज में ये मेल्ट करते रहेंगे और 112 तक ये सारा मेल्ट हो जाएगा. 10 डिग्री से मेल्ट करना शुरू करेगा 110 डिग्री से. तो हमने 2 पॉइंट्स किए हैं. इसमें रेगुलर अरेंजमेंट रहेगी कांस्टेंट पार्टिकल की, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहेगी. इनमें मेल्टिंग पॉइंट होगा शार्प. एंड इन क्रिस्टलिन सॉलिड्स, इन अमॉर्फस सॉलिड्स, they melt over a range of temperature. Next is there is short as well as long range order. Order किसका है? constituent particles का. जैसा constituent particles का arrangement इस short range में रहेगा वैसा ही long range में. long range का मतलब सारा solid. short range में जैसा ऑर्डर है वैसा ही ऑर्डर long range में रहेगा. बट इसमें ऐसा नहीं है. अरेंजमेंट जो है that will get change in whole of the solid. So there will be only short range order. short range order हो सकता है जैसे हमने ये मेंशन किया हुआ है कि there are 2 hexagonal rings. मतलब बीच बीच में कहीं कहीं पर अरेंजमेंट सेम हो भी सकता है थोड़े थोड़े पोजीशन में, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा. लॉन्ग रेंज मतलब सारे सॉलिड में एक जैसी अरेंजमेंट इसमें नहीं होगी. जिस जगह पर ऑर्डर फॉलो हो रहा है मतलब रेंज एक जैसी है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर एक जैसा है, उस पार्ट को हम इसमें कहते हैं क्रिस्टेलाइट. क्रिस्टेलाइट का मतलब क्रिस्टलिन पार्ट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलिन पार्ट वही है जहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट है. तो अमॉर्फस सॉलिड में जिस पोजीशन पर जितने पार्ट में रेगुलर अरेंजमेंट रहेगी उसे हम कहेंगे क्रिस्टेलाइट. नेक्स्ट इज एनआइसोट्रॉपिक. इन नेचर इनका नेचर होता है एनआइसोट्रॉपिक और प्रॉपर्टी होती है एनआइसोट्रॉपी. एनआइसोट्रॉपिक नेचर क्यों है? क्योंकि जैसे हम पार्टिकल्स देखें, ये पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलिन सॉलिड के. जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रही थी NaCl. सपोज करो दिस इज़ NaCl
Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। नेक्स्ट लेयर में अरेंजमेंट कैसी रहेगी? Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। इसी तरह से हमने पार्टिकल्स शो किए हुए हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जज करना शुरू करेंगे, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स किस तरह के आ रहे हैं? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगी तो Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। तो एक ही तरह के पार्टिकल आ रहे हैं इस डायरेक्शन में एक साइड, दूसरी साइड भी एक ही तरह के पार्टिकल। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट आपको डिफरेंट मिलेगी। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगी। ऐसा होगा क्रिस्टलिन सॉलिड में। इन क्रिस्टलिन सॉलिड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी अलग अलग रहेगी, अलग अलग रहेगी। इसलिए कह रहे हैं एन आइसोटॉपिक, सेम नहीं रहेगी। जबकि अगर आप अमॉर्फस सॉलिड में देखोगे, जितना वेरिएशन इस सॉलिड में आ रहा है, अमॉर्फस सॉलिड में इतना वेरिएशन नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन बहुत ही कम रहेगा, नेग्लिजिबल सा वेरिएशन रहेगा। इसीलिए उन्हें बोलेंगे आइसोट्रॉपिक इन नेचर। Amorphous solids are isotropic in nature and crystalline solids are anisotropic in nature. Next, fifth point is they undergo clean cleavage. Clean cleavage इसीलिए है क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसी है। देयर इज़ लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो इसीलिए अगर आप इसको क्लीव करने की कोशिश करोगे तो इसमें बिल्कुल क्लीन क्लीवेज मिलेगा, और इसमें हमें क्लीवेज मिलेगा बिल्कुल रफ क्लीवेज, मतलब इरेगुलर सा क्लीवेज हमें मिलेगा। अगर आप सॉलिड को कट करने की कोशिश करोगे, इनमें क्लीवेज मिलेगा बिल्कुल इस तरह का क्लीन क्लीवेज। तो एक पार्ट बिल्कुल इस तरह का हो जाएगा क्रिस्टलिन सॉलिड में, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में हमें कुछ इस तरह का सॉलिड मिलेगा। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसे ऑब्जर्व करेंगे तो क्लीवेज जो है दैट विल बी रफ इन अमॉर्फस सॉलिड। इन क्रिस्टलिन सॉलिड क्लीवेज विल बी वेरी क्लीन। Yes, the second topic is crystal lattice and unit cell. Firstly, we will take crystal lattice, which is also called as space lattice. The space lattice is regular arrangement of constituent particles in three-dimensional space. ये हमने जो बनाया ये थ्री डायमेंशनल ही बनाया। ये एक बॉक्स भी थ्री डायमेंशनल है। This whole is also three-dimensional arrangement. The three-dimensional arrangement of constituent particles in the space gives space lattice. और ये three-dimensional arrangement होगा किसमें? Solids में हम बात कर रहे हैं। Three-dimensional arrangement of constituent particles in the space in crystalline solid is called as space lattice. And the smallest portion of space lattice, ऐसे हम ये एक portion ले लें, the smallest portion of the space lattice is unit cell. It is also smallest three-dimensional portion. Next is parameters of unit cell. Unit cell के parameters क्या हैं जिससे unit cell recognize की जाती है? There are different types of unit cell which is characterized by its parameters. The parameters are two: axial length and axial angles. Axial length जैसे हमने मेंशन किया है this one and this one. Axial length ये है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं A, B and C. Axial lengths are given by A, B and C, जो हम जनरली कहते हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. तो in unit cell these are termed as A, B, C. These are axial length, and axial angles are the angles between these axes. Like this angle is between axis B and C. This is termed as alpha. Now this angle is between the axis A and B. It is termed as beta. Next angle is between axis A and C. It is termed as gamma. So there are two parameters of the unit cell: axial length and axial angles. Axial lengths are given as ABC. Axial angles are given as alpha, beta and gamma. So according to length of ABC and according to angles of alpha, beta and gamma, there are different types of unit cell like triclinic, cubic, rhombohedral. There are many types of unit cells.
Now next topic is type of unit cells. There are basically two types of unit cells. First is primitive unit cells, second non-primitive unit cells. Primitive unit cells are those in which atoms are present at the corners only, and in non-primitive unit cells atoms are present at the faces, body center or edges, or it can be as end-centered unit cell. तो मैंने आपको ये बेटर समझाने के लिए एक बहुत पुराना बॉक्स यूज़ किया है बाय विच यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल्स. ये हमारे पास एक बॉक्स है जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट आर द फेसेस, एजेस और बॉडी सेंटर. फेसेस ऑफ द क्यूब. फेसेस क्या होते हैं? फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ फेज और जो नीचे है दैट इज़ सिक्स्थ फेज. और अगर आप इसमें कहोगे कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस, फेसेस का मतलब सामने इस फेस पर होंगे या इस फेस पर होंगे या इस फेस पर होंगे या किसी भी फेस पर होंगे. बॉडी सेंटर का मतलब है इसके बीच में, विद इन द यूनिट सेल, यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में. और एजेस क्या होते हैं यूनिट सेल्स के? दीज आर द एजेस 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसी तरह से 4 एजेस हैं नीचे वाले, तो हम इन्हें कहेंगे टोटल 12 एजेस है. ये 4 एजेस जो हैं हम नीचे वाले अगर बताएंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो 12 टोटल हमारे होते हैं एजेस. तो अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो मतलब एटम्स कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. दीज आर द कॉर्नर्स. तो एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली इफ़, तो 4 कॉर्नर्स हमारे ये हैं, इसी तरह 4 ही कॉर्नर्स इसके डाउनवर्ड्स रहेंगे. 8 कॉर्नर्स होंगे. तो अगर एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है इट इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल. नॉन प्रिमिटिव का मतलब है एटम्स कैन बी प्रेजेंट एट द फेस, किसी भी 6 आउट ऑफ 6 फेजेस इट कैन बी प्रेजेंट एट द एनी ऑफ फेस और ऑन ऑल द फेसेस. बॉडी सेंटर्ड का मतलब है एटम इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, इसके अंदर. और एंड सेंटर्ड का मतलब है एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, जो इसके कॉर्नर्स हैं उन पे रहेंगे. और कोई भी 2 अल्टरनेट फेजेस. अल्टरनेट फेज मीन्स दीज 2 आर द अल्टरनेट, दीज 2 are the alternate. So end-centered unit cell is the unit cell in which atoms are present at the corners as well as on the 2 opposite faces.